Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior LMS from Head Office. आज हम लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो टर्म्स हम फॉरेन ट्रेड में देखेंगे। इन फॉरेन ट्रेड को इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस इंपोर्ट ट्रेड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी, हमें कुछ कानूनी प्रोसेस से गुजरना ताकि ये सारे मामला गवर्नमेंट या अदारों के चेक एंड बैलेंस में। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट। ये इंपोर्ट जो कर रहे हैं इसकी प्रोसीजर क्या होता है, इसके प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन क्यों करवानी पड़ती है, क्योंकि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और थोड़े से अदारे, एक अदारा ये यहाँ पर है जिसमें हमें सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। वो रजिस्टर्ड करवाने का जो अदारा है वो है चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, CCI&E अंडर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1952। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेनी है। इस रजिस्ट्रेशन के बगैर आप लोग जो है वो इंपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास हमें एक लाइसेंस लेना, जैसे हम आमतौर पर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर, तो वहाँ पर पुलिस वाले हमें गाड़ी, अगर हम उनकी जो कानून है उसको वायलेट करते हैं तो वो हमें रोककर सबसे पहले हमें कहते हैं आपका लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है इजाज़त। तो इंपोर्ट के लिए भी इजाज़तनामे की जरूरत है, और ये इजाज़त हमें कहाँ से मिलती है? उसी अदारे से, CCI&E से। आफ्टर चेक इश्यूज आर लाइसेंस, और इसको चेक करने के बाद, वो आपकी वक़्त देखने के बाद आपको लाइसेंस जारी। इसके बाद हमारे पास आती है ट्रेड इंफॉर्मेशन। आफ्टर गेटिंग लाइसेंस हासिल कर लिया, द इंपोर्टर अप्रोच एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास चले जाते हैं, एजेंट हो और ट्रेड डायरेक्टरी के, और फिर उससे इजाफी जो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है अशिया के मुतालिक वो लेना शुरू। फिर उसके बाद वो अपना एक ऑर्डर तैयार करता है जिसको इंडेंट के नाम से, ये एक इंपोर्टर का ऑर्डर होता है। फिर सेंडिंग इंडेंट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, डेट ऑफ डिलीवरी, मेथड ऑफ पैकिंग, मेथड ऑफ पेमेंट, ये तमाम चीज़ें इंडेंट के अंदर शामिल हैं। इंपोर्टर सेंड्स एन इंडेंट टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को भेजता है, जिसमें ये तमाम जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं आपको, ये उसमें शामिल होते हैं। इट मे बी प्लेस्ड डायरेक्टली टू एक्सपोर्टर और थ्रू इंडेंट हाउस। इंडेंट हाउस हर मुल्क के अंदर एक ऐसा इदारा है जो इंपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट की गर्ज से ऑर्डर रिसीव करता है। इंपोर्टर मेंशन इन इंडेंट दैट क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सारी चीज़ें ये उसमें मांगी। इंडेंट कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ, इंडेंट के अंदर इंक्वायरी भी आप ले रहे होते हैं और आप ऑर्डर भी दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, if the exporter is agreed with the terms and conditions laid down in the intent। अगर जो इंपोर्टर ने इंडेंट अपना एक ऑर्डर और इंक्वायरी दोनों एक साथ जब भेज दिए हैं, अगर एक्सेप्टर को ये एक्सपोर्टर को एक्सेप्ट है ये, तो उसको फिर एक्सेप्टेंस देना पड़ती है। एक्सेप्टेंस के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये बड़ा मामला है यहाँ पर। एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर एक्सेप्ट करने, एज एन इंपोर्टर हैज टू पे द एक्सपोर्टर इन करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर। सारी बात है, जिस मुल्क से आप अशिया खरीद रहे हैं आप उसी की करेंसी के अंदर रहते हुए उसको अदायगी करनी होगी। इंपोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। जितने जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसको वो करेंसी अफोर्ड करनी, करेंसी अरेंज करनी। इसके बाद करेंसी करने के बाद उसको अपने बैंक से ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, इस प्रोसेस के तरफ। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर जारी करने के बाद इंपोर्टर अरेंज फॉर द ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर।
देखिए, ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट एक पूरी टर्म है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से ही वाज़ेह है कि आप किसी दूसरे मुल्क पर उधार पर अशिया खरीदने जा रहे हैं और वो जो एक्सपोर्टर है वो आपसे कोई ऑथोराइज सर्टिफिकेट मांगना, ताकि ऑथोराइज सर्टिफिकेट के ज़रिए वो आप पर यकीन। The importer arranges for the opening of credit in favor of exporter there through any local bank, किसी भी local bank. For this purpose, importer has to deposit a certain portion of total value of goods in bank. तो खास रकम का एक हिस्सा वो उसके अकाउंट में जमा करवा देता है। आफ्टर द गारंटी ऑफ इम्पोर्टर्स बैंक, इम्पोर्टर की बैंक की गारंटी के बाद एक्सपोर्टर के पास कोई शको शुबात की गुंजाइश नहीं बचती। वो क्या करता है, ही सेंड्स द गुड्स विदाउट एनी हेजिटेशन, वो अपनी चीज़ें भेज देता है बगैर हिचकिचाए। तो वे लेटर ऑफ क्रेडिट में उसको गारंटी मिल चुकी, उसका जो बैंक है उसको गारंटी दे। इसके बाद आती है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। As different currencies are used in different countries of the importer and export, therefore an exporter always decide the exchange rate. उसको सबसे पहले एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा, उसको भी पता होगा कि मैं माल कितने का बेच रहा हूँ, भेज रहा हूँ और बेच रहा हूँ, और मेरे पास इसकी रकम कितनी आनी है। उसकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। इसके बाद इंटीमेशन ऑफ सेंडिंग गुड्स, फिर वो उसको बता देता है कि भाई मैं तुम्हें गुड्स को भेज रहा हूँ। एक्सपोर्टर, व्हेन एन एक्सपोर्टर सेंड्स गुड्स बाय शिप आफ्टर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ पैकिंग एंड डिलीवरी, ही इंटीमेट्स, वो इसको बता देता है द इम्पोर्टर रिगार्डिंग द नेम ऑफ शिप एंड इट्स अराइवल डेट, उसकी तारीख भी उसको बता। इसके बाद डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर उसको वो डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाता है। द एक्सपोर्टर डिस्पैचेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू इम्पोर्टर्स बैंक regarding goods including invoice and bill of lading, along with instructions that these documents should not be handed over to importer till the final। ये भी बताता है उसके बैंक को, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट में ये सारी बातें तय है। जब लेटर ऑफ क्रेडिट बीच में आ गया, इसका मतलब है कि तमाम की तमाम अदायगी और अशिया की जो हवालगी है वो फिर बैंक के ज़रिए ही है। तो इसलिए वो बैंक को साथ ये ज़रूर बता देता है कि इसके बगैर, पेमेंट के बगैर वो गुड्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं। पेमेंट ऑफ द बिल, आफ्टर दिस द एजेंट और द ब्रांच ऑफ एक्सपोर्टर्स बैंक इन द इम्पोर्टिंग कंट्री रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर। डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने अपना एक नुमाइंदा बैठाया हुआ है। उस नुमाइंदे से which are necessary to enable the importer to take delivery of goods, जो कि इंपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। These documents may be document against acceptance, documents against payment, DA or DO. In this case, first case, documents handed over to importers as soon as he acceptance a bill, and in second case, the document are handed over as soon as payment is made। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था। उसके बाद है कस्टम फॉर्मेलिटीज। कस्टम फॉर्मेलिटीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ साइट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, काउंसलर इनवाइस है, और पेमेंट टू कस्टम्स और परमिशन ऑफ कस्टम, ये तमाम चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास कलेक्टिंग दी गुड्स, अब वक्त आ गया कि गुड्स को कलेक्ट करना है। कलेक्टिंग दी गुड्स, कस्टम फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो है कलेक्टिंग द गुड्स। द इम्पोर्टर कैन टेक द गुड्स टू हिज गोडाउन एंड स्टोर आफ्टर शोइंग कस्टम्स परमिशन। कस्टम की परमिशन के बाद आपके पास बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त होगी कि आप अपने गुड्स को अपने गोडाउन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिलीवरी। If any person other than owner of goods wants to collect goods from warehouse or port warehouse, then he has to present the delivery order। उसको डिलीवरी ऑर्डर देना पड़ेगा, आपका नुमाइंदा है, आप हैं जैसे। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है एंड ऑफ फी। यहाँ पर जब हमारी पेमेंट हो जाती है, हर मामला ट्रांजेक्शन्स का क्लोज हो जाता है, फिर हम एंड ऑफ डे। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।